myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 3 हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझने के लिए आपको जो हमने टेबल सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो हमने सीखा हुआ है पहले, जो 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, 11th में भी मैंने बेसिक्स में आपको ये टेबल अच्छे से याद करवाया हुआ है, तो वो आपको सही से आना चाहिए। दूसरी बात कि वो टेबल ऐसे आना चाहिए कि रैंडमली कोई भी इन बिटवीन वैल्यू उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि tan π/3 अगर ऐसा पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan π/3, देन डायरेक्ट आपका फटाक से आंसर निकलना चाहिए, इट इज √3। ठीक है, इस तरह से पूरा टेबल अगर लर्न होगा तो ही जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन को आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब मतलब समझ लेते हैं हम सभी का कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और हमारे टॉपिक का जो मतलब है वो किस तरह से हमें एग्जाम में काम लगेगा। तो उसके लिए यूनिट सर्कल, जैसे आपको पता होगा यूनिट सर्कल क्या होता है, तो यूनिट सर्कल मतलब कि ऐसा आपने याद रखा हुआ है, यहां से जो आपने यूनिट सर्कल याद रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली अगर मैं इसका एक आपको लॉजिक बताऊं तो इसका लॉजिक ऐसा होता है कि साइन और कॉस की स्पेशली वैल्यू अगर हम ले तो साइन, जैसे कि यहां पे मैं लू कि साइन 0, तो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0। बट जैसे ही इसकी अपोजिट 0 के अपोजिट क्या आता है एग्जैक्टली पाई, तो अगर मैं साइन में पाई की वैल्यू लेता हूं तो वो भी मुझे मिलेगी 0। इट मीन्स कि अपोजिट वैल्यूज आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। व्हाट? opposite values are equal but opposite in sign. How? So यहां पे क्लियर होगा वो आपका कि जैसे sin π/2 में यहां पे अगर 1 लेता हूं sin 90, तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट में sin 3π/2 की वैल्यू होगी -1। समझ में आया क्या लिया? अगर ये यहां पे 1 है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट पे ये वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, एक्चुअली ये क्या हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये जो दो वैल्यूज है, एक 1 है, ये -1 है, 0 है तो ये 0 ही है। तो मैंने एक वर्ड बोला आपको कि अपोजिट वैल्यूज आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। 0 की तो साइन हम वैसे भी कंसीडर नहीं करते, 0 तो ऑलरेडी 0 ही होता है, बट 1 अगर यहां है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट वो होगा -1। Same way we can also substitute this rule for cos. Cos के लिए भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि cos 0 अगर 1 होता है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट cos π हम ले सकते हैं -1। अगर cos π/2 हम 0 लेते हैं तो यहां पे cos 3π/2 हम ले सकते हैं 0, बिकॉज अपोजिट 0 की तो वैसे साइन हम कंसीडर करते नहीं है। और 1 की अगर हम बात करें तो अगर यहां पे cos 0 1 है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट में cos π -1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, ये आपको जेडबलई के कुछ एमसीक्यूज के लिए भी काम लगेगा, ये अच्छे से याद रख लेना है। अब इसका हमें यूज कैसे करना है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस के लिए, तो उसके लिए याद रखना बच्चों कि एक सपोज कि मैं एग्जांपल लूं कि हमारे पास साइन एक वैल्यू दी हुई है, जैसे कि sin x इज इक्वल टू हमें एक दिया हुआ है √3/2। सपोज करो sin की एक वैल्यू दी हुई है x, sin x इज इक्वल टू √3/2। तो आप ये सोचो कि भाई sin की वैल्यू √3/2 कब हो सकती है? टेबल के ऊपर से आप आंसर दे पाओगे कि सर sin 60 पे √3/2 होगा। सही है, sin 60 पे √3/2 होता है, सही बात एकदम, मतलब कि sin π/3 पे √3/2 होगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि sin x इज इक्वल टू sin π/3 60 पे। तो यहां से मैं कंपैरिजन से ऐसा लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू π/3, सही है ये। अब ऐसा तो होगा नहीं
कि साइन ओनली π/3 पे ही √3/2 होगा। √3/2 जो साइन की वैल्यू है ओनली π/3 पे तो नहीं होती। π/3 मतलब कि 60। सपोज करो कि हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि सपोज कि यहां पे साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2 है, तो वो हर एक वैल्यू में √3/2 मिल सकता है जहां पे साइन पॉजिटिव है। देखो यहां पे साइन की वैल्यू क्या दी हुई है, पॉजिटिव। तो आप ये सोचो कि साइन कब पॉजिटिव होगा, साइन कब, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो मुझे आंसर मिलता है कि भाई साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलता है। तो क्या मैं सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू √3/2 नहीं ले सकता हूं? मिलती है ना। √3/2 जैसे यहां पे है, यहां पे √3/2 है, तो वो आप यहां पे कंसीडर करोगे तो इधर भी तो √3/2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो √3/2 वैल्यू मिल रही है वो भी तो पॉजिटिव मिल रही है, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल पे भी, यहां पे ये एंगल पे भी और ये एंगल पे, दोनों पे साइन √3/2 हो सकता है, वो हम ढूंढ सकते हैं। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे ले सकते हैं? याद रखना, ऐसी ही वैल्यू लेनी है आपको, ऐसी ही वैल्यू आपको लेनी है जो कोरिलेट करती हो गिवन वैल्यू के साथ। जैसे कि मैंने यहां पे पॉजिटिव वैल्यू ली, तो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है वही आपको कंसीडर करना, उसके अलावा दूसरा कुछ सोचना नहीं है। जैसे कि हम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव नहीं हो जाएगा, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें साइन पॉजिटिव दिया है तो ओनली पॉजिटिव के बारे में सोचना है। जब नेगेटिव वैल्यू दी होगी तब हम नेगेटिव के बारे में सोचेंगे जरूर, बट अभी तो पॉजिटिव है। दूसरी बात, आपको ऑलवेज अगर क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करना है फर्स्ट के अलावा, फर्स्ट में तो हमें पता है डायरेक्टली वो टेबल के हिसाब से हम वैल्यू ले लेंगे, बट सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ओनली आप पाई या 2π का ही यूज करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पाई और 2π पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, तो मैं ऐसा लूं कि सेकंड क्वाड्रेंट मुझे लेना है तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं साइन पाई माइनस, सही है ना, साइन पाई माइनस। थर्ड लेना है तो पाई प्लस लेंगे, फोर्थ लेना है तो 2π माइनस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेना है तो आप ऐसा नहीं ले सकते कि 2π प्लस। क्यों? क्योंकि वो आ जाएगा 1 2 3 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट हुए, सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड में हमें नहीं जाना, एक ही राउंड में हमें घूमना है। ठीक है, अब जैसे कि यही वैल्यू है साइन x इज इक्वल टू जो साइन π/3 मैंने लिया हुआ है, क्या उसको, ये जो साइन π/3 की वैल्यू है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस π/3। यस और नो? चेक करो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से, पाई माइनस विच क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू भी पॉजिटिव ही है। और पाई है तो क्या फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा ना, तो साइन का साइन ही रखा है मैंने। ठीक है, उल्टा जाओ, मैंने इसका रिवर्स लिया है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसा मैंने बताया है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब चेक करो इसकी वैल्यू क्या होती है एलसीएम लेके, 3π माइनस पाई दैट इज 2π/3, दैट इज साइन 2π/3 एंड ये वैल्यू मिलेगी साइन x की। तो मिल गया ना हमें साइन x इज इक्वल टू साइन 2π/3। क्या होता है 2π/3? 120। सो x इज इक्वल टू 2π/3 भी होता है ना। साइन दो जगह पे √3/2 होता है जब x एक सर्कल की बात करते हैं तब। एक बार अगर 1 2 3 4 क्वाड्रेंट की बात करें 0 to 2π की, तो उसमें साइन दो बार सेम वैल्यू मिलेगी। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दो ऐसी वैल्यूज मिलेगी। तो ये जो दोनों वैल्यूज मिलती है उसको बोला जाता है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दोनों लिख देने हैं, एक होता है π/3, दूसरा होता है 2π/3। ठीक है, वन इज π/3, 2π/3। दो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू के लिए उसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। आ रहा है समझ में? अब ये तो बात हुई प्रिंसिपल सॉल्यूशन की।
तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो आप 0 to 2 पाई के बीच में ही ले सकते हैं। 0 to 2 पाई के बीच में ही आप ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले सकते हो। 0 to 2 पाई मतलब कि एक सर्कल अगर कंप्लीट होगा हमारा, उसके अंदर जितने सॉल्यूशन मिलेंगे उसको बताएंगे उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात मैं करता हूं, एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जिसकी बात कर रहे थे वो 2 पाई प्लस अगर लेना है तो नहीं ले सकते हम, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, बट इट इज नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बिकॉज प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि आप 0 से लेके 2 पाई तक के जो सॉल्यूशन मिलते हैं दैट ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो उसके अलावा जितने भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके अलावा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अगर हम जनरली इसको देखें तो एक सर्कल कंप्लीट किया तो ये वापस से 2 मिलेंगे, तीसरे सर्कल में वापस से 2 मिलेंगे, चौथे सर्कल में वापस से 2 मिलेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हमने किया था ना कि एंगल जब भी इंडिकेट करना होता है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, चाहे जितनी बार हम ये सर्कल को रोटेट करवा सकते हैं और हम एंगल ले सकते हैं। जैसे कि 1430 भी एंगल हमने दिया, लिखा हुआ था 1410, सॉरी 1410, 4 बार सर्कल कंप्लीट करने पर एक थोड़ा सा 30 डिग्री कम रह जाता था। तो वैसे एंगल्स भी हम ले सकते हैं। तो ये तो 4 बार हुआ, वैसे 1000 टाइम, 100 टाइम, 1 लाख टाइम, 1 करोड़ टाइम ये अगर सर्कल को हम घुमाएंगे तो उतने ज्यादा हमें सॉल्यूशन मिल पाएंगे। तो वो जो सारे सॉल्यूशन मिलते हैं वो सारे सॉल्यूशन को बताया जाता है उसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब कि एक से ज्यादा, जनरली कोई m वैल्यूज के लिए n सॉल्यूशंस अगर उसके मिलते हैं तो उसको बताया जाता है उसके जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहां पे मैं सभी के फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं साइन की। अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि sin x इज इक्वल टू साइन y है, sin x इज इक्वल टू साइन y, देन x हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू y, n बिलोंग्स टू z। और ये जो मिलेगा वो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा साइन का। ये जो हमें मिला वो साइन का जनरल सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही कॉस का भी हमें मिल सकता है। सेकंड बात करें अगर हम कॉस x इज इक्वल टू कॉस y हुआ, देन हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस x इज इक्वल टू कॉस y हुआ तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2n पाई प्लस और माइनस y, n बिलोंग्स टू z। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉस का जनरल सॉल्यूशन होता है। अब उसके ही साथ साथ अगर थर्ड tan की बात करते हैं, tan x इज इक्वल टू tan y होता है, tan x इज इक्वल टू tan y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब बात करें cosec सेकंड कॉट अगर हुआ तो हम क्या करेंगे? cosec sec cot हुआ तो आपको उसका इन्वर्स कर देना है। cosec हुआ तो साइन का लिखना है, sec हुआ तो cos का लिखना है, cot हुआ तो tan का लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखा है वो वही एंगल्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जीरो नहीं होता है। जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू अगर ऐसी होती है तो हम ये सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर जीरो होता है फॉर
0 हम ऐसा लिखेंगे फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो आपको ऐसा लिखना है कि x इज इक्वल टू एन पाई n बिलोंग्स टू z। चेक कर लो, बताया था ना मैंने, साइन और टेन यहां पे 0 होता है तो जितने भी पाई वाले आएंगे, पाई हो, 2 पाई हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जितने भी पाई आएंगे सभी जगह पे साइन हो या चाहे टेन हो 0 होंगे तो वो उसके जनरल सॉल्यूशन हो। और वो आप यहां पे भी लिख सकते हो, देखो यहां पे अगर आप y 0 रखते हो तो खाली n पाई n बिलोंग्स टू z रखता है। अब cos में थोड़ा सा चेंज होता है, cos कब 0 होता है, पाई बाय 2 पे। अब पाई बाय 2 वाले जितने भी फंक्शंस आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑड। तो ऑड मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। तो ऑड वैल्यूज को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिखूं कि फॉर cos x अगर 0 हुआ तो आपको क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। तो ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है वो ओनली अगर 0 हो उसके लिए ही आपको ये जनरल सॉल्यूशन अप्लाई करना है। तो ये फंक्शन के लिए अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं तो ऐसा लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन जीएस, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे, सभी सम्स जब करेंगे उसको जीएस एंड पीएस ही लिखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता, 2 वैल्यूज है बट इसमें से जो लोअर वैल्यू है वही आपको सब्स्टिट्यूट करनी है पाई बाय 3। तो y की जगह पे जैसे मैंने यहां पे लिख साइन x इज इक्वल टू साइन y है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 रेश टू n, y मतलब कि हमारा पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल गया। तो मतलब आप इसमें n कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कोई भी इंटीजर वैल्यू आप इसमें रखोगे आपको साइन वही सारी वैल्यूज मिलेगी जिसमें साइन √3/2 हो। चेक करो, जैसे मैंने यहां पे 0 रखा, मैंने क्या रखा, 0 रखा तो क्या मिलेगा, ये 0 पूरा, ये 0, कोई भी की 0 पावर क्या होती है 1, तो 1 इंटू पाई बाय 3 मिल गया। अगर 1 रखता हूं मैं यहां पे, सपोज करो 1 रखा मैंने यहां पे, तो ये क्या होगा पाई, ये होगा पाई माइनस 1 की 1 पावर क्या होगी, माइनस होगी, ये माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा ना 2 पाई बाय 3, 2 रखो तो वापस से 2 रखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, 3 रखोगे तो ये मिलेगी, 4 रखोगे तो वापस ये, 5 पे वापस ये। तो ऐसे जनरल सॉल्यूशन n तक बढ़ते जाएंगे जहां पर इनफाइनाइट तक वैल्यू हमारी जा सकती है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा बेसिक्स है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन के लिए। अगर ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखे होगे आपने तो ही आप सम्स गिन पाओगे एक्सरसाइज 3.4 के। तो पहले ये नोटबुक में नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको, चलो जल्दी। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 एक्सरसाइज में पहले 4 क्वेश्चन का एक कॉमन क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हेडिंग लगाते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन। सबसे पहले उसमें दिया हुआ है फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, पीएस एंड जीएस मैंने लिखा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड करो। फर्स्ट नंबर का सम हमें दिया हुआ है इसमें 10x इज इक्वल टू √3। ओके, 10x इज इक्वल टू √3। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें डिसाइड ये करो कि 10 की वैल्यू पॉजिटिव है, सही है। अब 10 की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगी, तो इसका आंसर मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो दोनों का आंसर हम ढूंढेंगे, वो होगा हमारा पीएस और उसके ऊपर से हम लिख देंगे डायरेक्ट जीएस। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 10
√3 कब होता है? 60 पे। 60 मतलब कि π/3। तो डायरेक्ट ये होगा x = π/3। अब वापस से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो tan x, थर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कैसे जाना है, पाई प्लस में जाना है। तो ये होगा tan पाई प्लस π/3। अब तो ये होगा tan x = tan 3π प्लस पाई 4π/3। तो ये हो जाएगा x = 4π/3। ये हमारा दूसरा आंसर मिला। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आंसर है, थर्ड क्वाड्रेंट का ये आंसर है। तो हमें पीएस मिल गया इसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या मिला इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन? एक होगा हमारा π/3, दूसरा होगा 4π/3। इसके बाद अगर जीएस की बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की, तो मैंने पहले ही बोला आपको कि इसमें जो लोअर वैल्यू आपको जीएस की तौर पे लेनी है, तो tan है, तो tan के लिए हम क्या लेंगे, nπ प्लस y। तो ये होगा x = nπ प्लस y, दैट मीन्स π/3 n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जीएस होगा। आ रहा है समझ में? सब खत्म हो गया। यहाँ पे दो वैल्यू ढूंढी, पीएस का आंसर लिखा, जीएस लिख दिया, खत्म किया। बहुत इजी मेथड है ये। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया, sec x = 2। सेकंड इज sec x = 2। sec कब 2 होता है चेक करो। sec की वैल्यू 2 कब होती है? उसके पहले मैंने पहले ही बोला है, sec हो तो उसको cos में कन्वर्ट कर दो। तो cos x हम लिख सकते हैं 1/2। cos ढूंढो 1/2 कब होता है? 60 पे। cos 60 पे होता है, 60 मतलब π/3। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि cos x = cos π/3। अब तो x हो जाएगा हमारा π/3। ये एक आंसर तो हमें मिल गया है। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव है। cos कब पॉजिटिव होता है? cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट का तो हमने ले लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, 2π माइनस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos x = cos 2π माइनस π/3। एलसीएम ले इसका, तो 3 to the 6 minus 1 5π/3। तो cos x = cos 5π/3। x का आंसर हमें मिलेगा 5π/3। तो ये हमें मिल गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक होगा π/3 एंड 5π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 एंड 5π/3। और अगर जीएस की बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की, तो cos है, फंक्शन cos है, और y लोवेस्ट y है हमारा π/3। तो हम लिखेंगे x = 2nπ प्लस और माइनस y, दैट मीन्स π/3 n बिलोंग्स टू z। और याद रखना ये लास्ट में जो n बिलोंग्स टू z है वो कंडीशन लिखना ना भूले, मार्क कर जाएंगे इसके आधे मार्क। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है cot x = -√3। cot x = -√3। अब तो इसमें होगा, सबसे पहले cot को tan में कन्वर्ट कर दो। तो ये होगा tan x = -1/√3। इसका इनवर्स हो जाएगा। अब ये सोचो कि tan √3 कब होता है? माइनस है, उसको हम अभी देख रहे हैं, बट अब tan 1/√3 कब होता है वो देखो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan x, माइनस को मैंने एज इट इज रखा 30 पे, 30 मतलब π/6। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan π/6 पे 1/√3 होगा ये। अब ये माइनस है, दैट मीन्स कि tan की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है वो डिसाइड करो आप। tan की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? तो tan नेगेटिव होता है सेकेंड एंड फोर्थ में, है ना, सेकेंड एंड फोर्थ में। तो आप अगर सेकेंड लेना चाहते हो तो उसको ऐसे ले सकते हैं। पहले हम सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे, tan x = tan, सेकेंड के लिए पाई माइनस ले गए, पाई माइनस π/6। तो ये होगा tan x
इज इक्वल टू 10, 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई बाय 6, तो x मिल जाएगा हमें 5 पाई बाय 6। एक आंसर मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट का। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो 10x हम यहां से वापस से देख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 6 जो है उसके लिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट ले तो ये होगा 10x इज इक्वल टू 10, फोर्थ के लिए बताया था 2 पाई माइनस लेना है, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होगा ये 6 टू द 12 माइनस पाई 11 पाई बाय 6 हो जाएगा ये, तो डायरेक्टली हमें x मिल जाएगा 11 पाई बाय 6। ये एक दूसरा आंसर मिला है। दैट मीन्स कि दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हमें आंसर मिल गया है, तो PS होगा x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, एक होगा 5 पाई बाय 6, दूसरा होगा 11 पाई बाय 6। और अगर हम GS की बात करें, जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 10 है तो n पाई प्लस y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, मतलब की लोवेस्ट वैल्यू 5 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। ये होगा आंसर। तो ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेथड पता चल रही है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, cosec x इज इक्वल टू माइनस 2। cosec x इज इक्वल टू माइनस 2। cosec के लिए इसको सबसे पहले साइन में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा साइन, इसका इनवर्स -1/2। साइन कब -1/2 होता है, पहले ये ढूंढो कि साइन 1/2 कब होता है, 30 पे पाई बाय 6। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रखा हमने साइन पाई बाय 6। अब साइन नेगेटिव कब होता है, तो थर्ड है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड की अगर हम बात करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6। चेक कर लो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको यही मिलेगा, माइनस साइन पाई बाय 6। सो ये होगा साइन x, एलसीएम ले 6 में 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। उसके अलावा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वापस से हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 अगर है तो साइन x इज इक्वल टू हम लेंगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो साइन x इज इक्वल टू 6 टू द 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6 का आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये दोनों जो आंसर मिले हैं वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले हैं। कौन कौन से हैं, एक होगा 7 पाई बाय 6, दूसरा होगा 11 पाई बाय 6। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो साइन का है, इसलिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n y। y मतलब कि लोवेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 7 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये 4 सम हम गिन सकते हैं। फिफ्थ सम से थोड़ी सी मेथड चेंज हो रही है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में गिनेंगे। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको।